हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन घोषाल स्वागत करता हूं आपका एडवांस्ड कोचिंग करिकुलम में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम सोशल के हिस्ट्री के सेकंड नंबर चैप्टर फ्रॉम टेट टू टेटरी को पढ़ेंगे। औरंगजेब was the last of the Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. औरंगजेब मुगलों के पावर रूलर्स में अंतिम रूलर्स माने जाते हैं। उन्होंने बहुत बड़े पार्ट में इंडिया में अपना राज जमा लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. औरंगजेब के मारे जाने के बाद वो 1707 में मारे गए। उनके मारे जाने के बाद भारत के अलग अलग हिस्से अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गए। क्योंकि अब मुग़ल का उन पर इतना पावर नहीं चलता था पहले जितना चलता था, तो वो अब लोकल रूलर्स अपना अपना पावर वहाँ इस्टेब्लिश करने में लग गए। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. और जैसा कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टुकड़ों में बंटने लग गए, तो दिल्ली भी अब इस परेशानी से दूर ना रह पाया। दिल्ली पे भी अब सबकी आंखें गड़ी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. 18th century के अंत के दौरान एक नया पावर भारत में उभर कर आ रहा था, जो था ब्रिटिश। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? पहले पहले जब ब्रिटिश भारत आए थे, तो वो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के मोटिव से आए थे और उन्हें यहाँ पर कोई ज़मीन वमीन लेने की या फिर यहाँ पर राज करने की कोई इच्छा नहीं थी। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर? तो कैसे वो इतने बड़े भारत राज्य की इकाई पर शासन करने लगे? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यह कैसे हुआ। Figure 1. Bahadur Shah Zafar and his sons being arrested by Captain Hodgson. After Aurangzeb, there was no powerful ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. In fact, वैसे तो औरंगजेब के जाने के बाद यहाँ पर कोई भी अन्य ताकतवर मुगल रूलर नहीं बचा रहा, लेकिन मुगल एम्परर को सिंबॉलिकली अभी भी लोग अपना नेता के रूप में देखते थे। When a massive rebellion against British rule broke out in 1857, जब 1857 में एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन घोषित किया गया, बहादुर शाह जफर, द मुगल एम्पर एट द टाइम, was seen as the natural leader. उस समय बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल एम्परर थे, उन्हें ही प्राकृतिक रूप से सबने अपना नेता मान लिया। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. और जब यह बगावत को ब्रिटिश ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जब उन्होंने सबको दमन कर लिया, उसके बाद बहादुर शाह जफर को देश से निकल जाने की आदेश दे दी गई और उनके बेटे को भी गोली मार दी गई। अब इस पेज में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि औरंगजेब 1707 में मारा गया। तो हम लोग सारे फैक्ट्स को भी याद करते हुए चलेंगे। तो इस फैक्ट को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? औरंगजेब 1707, देखिए एक बात तो यहाँ पे सब नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी घटनाएं घटी वो 1000
के साथ में ही जुड़े हुए थे, जैसे 1755, 1857 ऐसे घटनाएं थी। तो वन तो हर जगह होगा, 2000 से पहले की ही ये सारी घटनाएं हैं। तो वन हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 707 पर फोकस करेंगे। हाँ, अगर आप औरंगजेब के नाम को डिकोड करते हो तो रंग और जेब वर्ड दो निकलते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आपके जेब में रंग था, आपने जब जेब में हाथ डाला तो उसमें रंग लग गए। रंग से डाई भी होता है, तो औरंगजेब डाई। अब रंग लग गई तो फिर आप क्या करोगे? हाथ धोने जाओगे, तो आपने साबुन से हाथ धोया। सेवन को आप राइम कर सकते हो 7 के साथ। हाथ धोया तो आपको दिखा कि आपके हाथ से रंग नहीं उतरा है, तो आप क्या करते हो? फिर से आप ज़ोर से साबुन से मल मल के हाथ धोते हो, तो ज़ोर से 0 और साबुन फिर से आ गया तो 7, तो 1707। इस तरह से आप इस फैक्ट को याद कर सकते हो। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर के अब हम सेकेंड पेज को पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के रूलर क्वीन एलिजाबेथ ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिले 1680 में, इसको हम लोग ठीक से याद में करें। हम लोग एक लेडी को छाता और साथ में उसके ऊपर एक ब्रिटिश फ्लैग लेकर देख रहे हैं। तो ब्रिटिश फ्लैग से ब्रिटिश और छाता से चार्टर हो जाएगा, और जब यहाँ पे पानी कम हो जाता है तब वो शॉल लेकर चली जाती है। तो कम पानी से कंपनी हो गया और शॉल से 16 हो गया। थोड़ा मोड़ा राइमिंग हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन याद करने लायक काफ़ी है। तो आई होप यू वुड लाइक इट। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और इस चार्टर के तहत अब ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ईस्ट की तरफ ट्रेड कर सकती थी। दिस मींट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी और कंपनी इंग्लैंड से इसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी वहाँ से सामान लाकर यहाँ बेचने के लिए। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high prices. अब इस चार्टर का फ़ायदा उठाकर कंपनी समुद्री रास्तों से होकर उन जगहों की तलाश पे निकल पड़ी जहां से वो सस्ते दामों पर कोई सामान खरीद कर यूरोप में आकर महंगे दामों में या फिर अपने इच्छा अनुसार दामों में बेच सके। The company did not have to fear competition from other English trading companies. अभी कंपनी को दूसरी कोई कंपनी के कंपटीशन से डर नहीं था। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell. उस समय के दौरान जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी जो सामानों के खरीद और बेच में डील करती थी, वो उस समय इसी तरह से फ़ायदा कमाती थी। वो अपने कंपटीटर को ही मार्केट से निकाल देती थी, सिर्फ अकेले ही वो बिजनेस करती थी ताकि वो अपने मनचाहे दामों पर सामान बेच सके। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern market. लेकिन इंग्लैंड का चार्टर दूसरे देशों के कंपनीज को नहीं रोक सकता था। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, पहली बार के लिए अंग्रेजी जहाज जो कि अफ्रीका के राउंड द केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के गुड होप केप के किनारे से होकर भारतीय समुद्र में प्रवेश की। The Portuguese had already established their presence in the western coast of India. उस समय के दौरान पोर्तुगीज पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी and had their base in India, और वह अपना ठिकाना गोवा में पहले ही बना चुकी थी।
In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. यह जो समुद्री रास्ता था भारत के लिए, इसकी खोज एक पोर्तुगीज सेलर ने ही करी थी 1498 में। हमें याद करना है यहाँ पे वास्को डे गामा केम टू इंडिया इन 1498। इसमें हम वास्को को एज बॉक्सो लेंगे, गाना को एज गामा लेंगे, नागिन को 9 और गेट को 8। देन स्टार्ट। हमें याद करना है वास्को डे गामा केम इन इंडिया इन 1498। ओके, तो वास्को को हम लोग राइम कर सकते हैं वॉक्स के साथ। बॉक्स, वास्को, वॉक्स। तो ये बॉक्स एक खुलता है तो इधर से एक चोर निकलता है। चोर के निकलते ही यहाँ से कुछ साउंड, गाने के साउंड निकलने लगते हैं और साथ में ही और एक नागिन भी उसके पीछे पड़ जाता है। और जब उसके पीछे नागिन पड़ती है तो वो वहाँ से भागकर एक जगह जाता है जहाँ पे गेट खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है। तो वो गेट खुलते ही वहाँ से वो भाग जाता है और वो गेट बंद रहता है, वो बच जाता है। तो इस तरह से वास्को डे गामा बॉक्सो से वास्को और गाना से गामा इंडिया में आया, चोर से 4, नागिन से 9 और गेट से 8 in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. और 17th century के दौरान तक डच भी हमारे भारत तक पहुंच चुकी थी। Soon the French traders arrived on the scene. और फिर एकाएक फ्रेंच भी यहाँ पहुंच गई। यहाँ पे एक फैक्ट है, वास्को डे गामा जो कि एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, वह भारत में कब आई? 1498 में। तो इस फैक्ट को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे वॉस्को, बॉक्स, वॉस्क, इसको राइम करके बॉक्स के साथ हम लोग एक नया वर्ड फ्रेम कर सकते हैं, वॉस्को दा गामा। तो हम लोग ऐसा एक सीन क्रिएट करते हैं, जैसे कोई बॉक्स के अंदर से बॉक्स खुलता है तो मेलोडियस सॉन्ग्स निकलते हैं, गाना निकलता है। उसके बाद इससे वास्को डे गामा हो गया। उसके बाद हम लोग 1 को अवॉइड करेंगे क्योंकि 1 तो हर नंबर में ही रहेगा। हम लोग 4 को राइम करेंगे चोर के साथ। तो अचानक से वो बॉक्स के अंदर से एक चोर बाहर निकलता है। चोर के निकलने के बाद उसके पीछे पीछे एक नागिन निकलती है। तो चोर से 4 और नागिन से 9। उसके बाद जब चोर उस नागिन को देखता है, उससे डर के मारे वो भागकर गेट के बाहर निकल के भाग जाता है। तो गेट से 8 हो गया। तो इसी तरह से आप अगर इस सीन को अपने माइंड में एक मूवी की तरह क्रिएट कर लो तो आपको सीरियली ये सारे नंबर्स याद आ जाएंगे। पहले वास्को से बॉक्स याद आ जाएगा, फिर उससे गाना निकला, वास्को डे गामा हो गया, फिर उससे चोर निकला, चोर से 4 हो गया, फिर चोर के पीछे नागिन निकली तो 9 हो गई, और फिर गेट से वो निकल कर भाग गया तो 8 हो गया। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities and trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. ये हो गई है। The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. अब यहाँ दिक्कत ये है कि सारी कंपनियाँ एक ही सामान खरीदने के लिए भारत में आ रही थी। The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यहाँ बनाई जाने वाली कॉटन के कपड़े और सिल्क के कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस थे यूरोप में। वो लोग यहाँ पर पिपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। वो लोग यहाँ पर पिपर, गोल मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम, दालचीनी, सिनेमन, इन सब के लिए भी आते थे। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. लेकिन अभी इतनी सारी कंपनियों के हो जाने के कारण यहाँ कंपटीशन बढ़ गई थी, हर सामान के दाम बढ़ रहे थे। The only way
The trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. तो एक ही रास्ता बचा था, अगर उन्हें यहाँ से सामान खरीदना था तो वो अपने कंपटीटर्स को ही मार्केट से हटा देते. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. और इसी के कारण इन सभी कंपनियों के बीच भिड़ंत आरंभ हो गई. सभी एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करने लग गए. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ship. 18th century, 17th century के दौरान सारी कंपनियां एक दूसरे की जहाज को डुबाने में लग गई. Blockaded routes, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. और वो एक दूसरे के जहाज़ों को यहाँ से सामान ले जाने के लिए निरर्थक करने लगे, उनको रोकने लगे. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. और वो अपने सामानों को की सुरक्षा के लिए वो लोग किलेबंदी करने लगे. मतलब अपने सामान को किसी स्टोर हाउस में रखकर उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर उसकी सुरक्षा के लिए वो लोग अपनी सेना यहाँ पे रखने लग गए. This effort to fortify settlements and carry on for profitable trade also led to intense conflict with local rulers. और जब वो यहाँ की ज़मीन पर, बाहरी कंपनियाँ जब यहाँ की ज़मीन पर अपने सामानों के सुरक्षा के लिए घेराबंदी करने लग गई, यहाँ के ज़मीन पर कब्जा करने लग गई, तो यहाँ के लोकल रूलर्स उनसे गुस्सा गए. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. तो यहाँ पे लोकल रूलर्स और इन कंपनियों के बीच में भी अब मतभेद चालू हो गया. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यवसाय बंगाल में भी चालू करने लगी. The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री हुगली रिवर के करीब 1651 में बिठाई. अब हम इस फैक्ट को कैसे याद करें? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री 1651. तो हाँ, हम लोग इंग्लिश को हमेशा एक ब्रिटिश फ्लैग के सिंबल से याद रखेंगे. फिर ब्रिटिश फ्लैग जहाँ दिखेगा हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी मान लेंगे. ठीक है. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा वाला एक आदमी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने साथ एक हथौड़ी लेकर आगे बढ़ता है. फैक्ट्री हथौड़ी ये दोनों राइमिंग हो रहे हैं थोड़े, इसलिए मैंने फैक्ट्री हथौड़ी ले लिया. अब 1651 में से 1 अवॉइड कर देंगे, 651 को पकड़ेंगे. 6 से हम लोग का हॉकी स्टिक हो जाता है. तब जब वो आदमी हथौड़ी लेके आगे बढ़ता है तो उसको एक हॉकी स्टिक मिलती है, तो वो हथौड़ी फेंक कर हॉकी स्टिक उठा लेता है. फिर थोड़ा ही आगे बढ़ते उसको कोई जोर से पंच मारता है, तो पंच से हो गया 5, वो गिर जाता है. अब वो उठकर सीधा 1 के अंदर, 1 मीन्स जंगल, जंगल मीन्स 1 मीन्स ONE1, जंगल के अंदर जाकर वो छुप जाता है. तो इस तरह से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1651 याद कर लेंगे. दिस वॉज द बेस्ट फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स. और उसी समय से, क्योंकि ये अपनी यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, तो फैक्ट्री वर्ड से फैक्टर से अभी इनको फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाने लगा. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड. फैक्ट्री की अब एक वेयर हाउस भी होने लगी जहाँ पर वो अपने सामान इकट्ठा करके रखने लगे. एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट. और यहाँ उनकी ऑफिसेस भी होती थी जहाँ पे कंपनी के बड़े ऑफिसर्स बैठा करते थे. एज ट्रेड एक्सपांडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. जैसे ही उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्होंने
बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको वो प्रोत्साहित करने लगे, मोटिवेट करने लगे कि आप आकर हमारे ही जो स्टोर हाउस है उसके सामने में सेटल हो जाओ, इससे हमारे ट्रेड बहुत फास्ट हो जाएगी। By 1696 it began building a fort around the settlement. उन्होंने वहाँ पर जो लोग आकर रहने लगे उसके चारों ओर भी घेराबंदी करने लगे। ब्रिटिश अब वो बड़े एरिया को अपने अंदर में लेने लगे। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. धीरे धीरे कंपनी के अफसरों ने वहाँ के मुग़ल ऑफिशियल्स को जो क्लर्क वगैरह या फिर जो मंत्री वगैरह होते थे उनको घूस खिलाकर वहाँ के 3 जगहों पर अपनी अधिकार बिठा लिया, वहाँ ज़मींदारी राइट्स ले लिए। वन ऑफ दीज वाज कालीकता। इनमें से एक गांव कालीकता था जो कि बाद में जाकर कलकत्ता बना, जो कि आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। इट आल्सो परसुएडेड द मुग़ल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान। इन्होंने, कंपनी के ऑफिशियल्स ने मुग़ल एम्परर औरंगजेब से एक फरमान भी जारी करने के लिए उन्हें मना लिया। ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जिस फरमान से वो अब यहाँ पे बिना कोई टैक्स दिए बिजनेस कर सकते थे। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस। कंपनी बार बार ये कोशिश करती रही कि उन्हें कुछ और फ़ायदा, कुछ और छूट मिल जाए। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। Aurangzeb's फरमान, for instance, had granted only the company the right to trade duty free. औरंगजेब के फरमान में उन्हें बस इतनी इजाज़त थी कि वहाँ वो बिना किसी ड्यूटी के ट्रेड कर सकते थे, मतलब बिना कोई टैक्स के ट्रेड कर सकते थे। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वेयर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन अगर कंपनी के कोई अफसर या फिर कोई कर्मचारी अपना खुद का व्यवसाय कर रहा है तो उन्हें अपना टैक्स ज़रूर देना पड़ेगा। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल। लेकिन ये जो प्राइवेट बिजनेसेस जो चला रहे थे ये लोग, इन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। इस कारण से बंगाल सरकार या फिर के राजा के बहुत हानि हो रही थी। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। इसी कारण से बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान गुस्सा हो गए और उन्होंने इनके अगेंस्ट धावा बोल दिया।